नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं गणित पेडागोजी के टॉप 15 एमसीक्यू क्वेश्चनों को लेकर आया हूं जिनके आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और आप इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप कमेंट करें। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यदि आपको इससे पहले के सेट देखना है तो वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो यहां पर क्या बोला गया भैया प्रश्न क्रमांक 1 में, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ऑप्शन है मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, या फिर परिकलन कौशलों के संवर्धन में। तो भाई ध्यान रखिए, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि जो होते हैं यह है क्या करते हैं, स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए यूज होते हैं। इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस गणित शिक्षण विधि में प्रक्रिया के छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है? विश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि या फिर संश्लेषण विधि। तो भाई यहां पर क्या है, देखिए आप, छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक संयुक्त इकाई के रूप में प्रस्तुत करना। भाई मेरे यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा संश्लेषण विधि के साथ। ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संश्लेषण का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। ठीक है, ध्यान रखिए, जो संश्लेषण विधि है भाई यह बाल केंद्रित शिक्षण विधि नहीं होती है, क्योंकि इसमें शिक्षक भैया अधिक सक्रिय रहता है और विद्यार्थी कम सक्रिय रहता है। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है। बताइए जो बीजगणितीय सूत्र है इसका अधिगम कैसा है? विशिष्टीकरण होगा, अमूर्तकरण होगा, व्यापीकरण होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिए भैया, बीजगणितीय सूत्र का जो अधिगम है यह एक प्रकार का सामान्यीकरण जिसे हम कहें व्यापीकरण होगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है लंबाई को कैसे मापा जाए, तो बताइए कौन सा श्रेणी क्रम इसमें से उत्तम होगा? तो भाई मेरे देखिए, आप शिक्षक हैं तो आपको सबसे पहले क्या है, विद्यार्थियों को तुलना करके बतानी चाहिए भाई कि देखिए इसकी लंबाई इतनी है, इसकी लंबाई ज्यादा है। इस तरह से आप कोई भी वहां पर वस्तुएं ले लें, वहां पर आप तुलना करके पहले लंबाई से परिचित कराएं कि देखिए इस तरह से इसकी लंबाई अधिक है, इसकी लंबाई कम है। फिर उसके बाद क्या है, आपको अप्रमाणक मापों का उपयोग करके बताना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आपको प्रमाणक मापों का उपयोग करके बताना चाहिए और बाद में आपको प्रमाणक इकाई को विकसित करना चाहिए। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये हर बार ही एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखिए। पहले हमें अप्रमाणक मापों का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद ही प्रमाणक मापों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा पहलू भैया बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो भैया सामान्यीकरण तो है, अभी हमने पढ़ा है, मानसिक चित्रण और क्रम परिवर्तन, ये तो भैया है। लेकिन ध्यान रखिए जो माप है भाई यह बीजगणित का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, क्योंकि जो मापन होता है भाई यह रेखा गणित का महत्वपूर्ण पहलू होता है। ठीक है, इसीलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और यदि आपको कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन को लेकर भाई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए प्रश्न क्रमांक
6 पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है, बताइए क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। दूसरी विधाओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास करना, खाली समय का सदुपयोग, या फिर प्राथमिक व सामान्य सिद्धांतों का परिचय कराना। तो भाई मेरे प्रोफेसर सुल्टजे के अनुसार गणित पढ़ाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो होता है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को पारस फ्री एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको डेली ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। यहां पर बोला गया है कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं। बताइए कक्षा में प्रश्न पूछता है शिक्षक बच्चों से, तो इससे क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो भाई मेरे पूर्व विज्ञान के परीक्षण के लिए बिल्कुल भैया इससे पता चलता है कि जो आपने पढ़ाया है आखिर बच्चे ने कहां तक सीखा है। छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए बिल्कुल, रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए बिल्कुल भाई। ठीक है, यदि आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों को क्या होता है, जिज्ञासा और उत्सुकता भैया इसमें क्या है उत्पन्न होती है बच्चों के अंदर कि आखिर इसका उत्तर क्या होगा। तो यहां पर हमारे जो करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। और बहुत सारे साथी बोल रहे हैं जैसे जैसे भैया एग्जाम पास आ रहा है हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो भाई मेरे आप लोग बिल्कुल माइंड को हल्का रखें। हर बार मैं आपसे बोलता हूं टेंशन नहीं लो। आप यदि आप टेंशन लेंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना है। ठीक है, आपको अपना कर्तव्य करना है और इस युद्ध को जीतना है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। गणित में प्रादर्श उल्लेख नहीं करता है। बताइए जो गणित में प्रादर्श है भाई यह किसका उल्लेख नहीं करता है। दो चरों के मध्य संबंध को समीकरण में व्यक्त करना, संख्या श्रेणी को ज्यामितीय प्रतिरूप में व्यक्त करना, एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना, या फिर दिए गए आंकड़ों को आलेख द्वारा व्यक्त करना। तो भाई मेरे यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ है। एक महत्वपूर्ण ज्यामितीय परिणाम को प्रमेय में व्यक्त करना ये प्रादर्श उल्लेख नहीं करता है। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। दो या उससे अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों या क्षेत्रफलों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए यदि आपको दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं की तुलना करनी है, या तो माप कहें या फिर क्षेत्रफल की तुलना कि भैया किसका क्षेत्रफल बड़ा है किसका कम है, तो बताइए इसमें से कौन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अप्रमाणिक नहीं भैया, अप्रमाणिक नहीं। ठीक है, प्रमाणिक होना चाहिए। आकलन नहीं, अध्यारोपण, बल्कि इसमें सबसे अच्छा होगा प्रेक्षण। क्यों होगा भैया प्रेक्षण, क्योंकि भैया प्रेक्षण में क्या होता है, प्रेक्षण का जो अर्थ भैया वास्तव में यही होता है कि अवलोकन यंत्रों के प्रयोग से डेटा की रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, तो यदि आप अवलोकन यंत्रों की सहायता से इनका डेटा रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, अर्थात आप तुलना कर सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। बताइए भाई एक गणित का जो अध्यापक है भाई बच्चों को गणना करने की शक्ति को कैसे बढ़ा सकता है। संकल्पना को स्पष्ट करते हुए काफी अभ्यास करवाना, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करना, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई यदि गणित का जो अध्यापक है अपनी कक्षा में बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाना चाहता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वह जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान कक्ष में क्या है अधिक से अधिक क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करे, जिससे क्या है बच्चों में रुचि भी विकसित होगी, अर्थात अधिगम इसमें तीव्र होगा, और जो गणना है गणना करने की शक्ति भी क्या है बच्चों में
आएगी अर्थात विकास होगा। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं और आप सभी लोग सावधान रहें भाई। बहुत सारे आप ऐसे वीडियो देख लेना यूट्यूब पर, मैं नाम नहीं लेगा किसी का, वो आपको मैथ पेडागोजी में बहुत सारे गलत आंसर दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं जिसमें आपको डाउट लगता है बिल्कुल चेक करिए, किसी पर आप आंख मूंद कर विश्वास ना करें, भले ही मैं क्यों ना हूं। यदि आपको मेरे क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो भी आप जरूर चेक करें। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक खालिस्तान से शुरुआत कर सकता है। बताइए यदि शिक्षक भैया बच्चों को क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना चाहता है तो शुरुआत कैसे कर सकता है। तो भाई मेरे हम सभी जानते हैं सबसे पहले बच्चे को हमें दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए बच्चे के सामने, जिससे बच्चा क्या उनके मध्य संबंध स्थापित करेगा और बच्चे को क्या सीखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराना है। तो सबसे पहले शिक्षक को हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करके विद्यार्थियों को बताना चाहिए। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, क्योंकि भैया बच्चे क्या प्राइमरी लेवल के हैं तो आपको वहां पर सबसे पहले दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुओं का वहां पर समावेश करना चाहिए। इससे अधिगम क्या है सहज रूप से होता है। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और भैया पेडागोजी कठिन नहीं है, पेडागोजी बहुत आसान है। यदि आप समझेगा भैया पेडागोजी को तो ऐसा नहीं है आपको सभी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है। पेडागोजी का कॉन्सेप्ट होता है, यदि आप उसे समझ जाते हैं तो भाई प्रश्न कैसा भी आ जाए, चाहे हिंदी पेडागोजी हो चाहे संस्कृत हो, आप सभी का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मूल्यांकन किया जाता है। आप लोग जो शिक्षक भैया बच्चों का मूल्यांकन करता है तो मूल्यांकन का कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होता होगा भाई। देखिए भाई मूल्यांकन से क्या होता है, यह पता चलता है शिक्षक को कि अधिगम क्रिया में कितनी सफलता प्राप्त हुई है। अर्थात हम कह सकते हैं छात्र की उपलब्धि को जांचने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। भले ही मैं टाइम लेता हूं लेकिन आपको समझाता हूं। ठीक है, जो आपको समझाए भाई उसी से पढ़ो, मतलब बिना समझे पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। अब यहां पर देखें, एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैटर्नों को पहचानने में, संख्या और आकृतियों को नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापन में परेशानी दर्शाता है। ठीक है, इतनी सारी देखिए विद्यार्थी परेशानी यहां पर हो रही है। उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिसकैलकुलिया हो सकता है। भैया देखिए उसे क्या है, पैटर्न को पहचानने में, आकृतियों को नई परिस्थितियों में जानने में परेशानी हो रही है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो भाषा प्रयोग लिखा भैया ये तो हो नहीं सकता, मतलब उसे क्या है दृश्य की प्रॉब्लम जरूर है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से एक होगा। अब इसमें से कौन होगा भाई मेरे, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो होगा ऑप्शन डी, दृश्य स्थानिक कौशल। एक क्वेश्चन भैया कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ है चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। सह संबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा है। क्या है, सह संबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है, यह कथन किसने कहा है। बताइए किसने कहा भाई, फर्ग्यूसन ने, लेथराप ने, स्किनर ने या फिर क्राउडर। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, लेथराप ने कहा है। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पर, और आप सभी लोग जरूर कमेंट करना आपने कितना स्कोर किया है। अब यहां पर भाई क्या कहा गया है प्रश्न क्रमांक 15 में, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए। गणित की जो पाठ्य पुस्तक भैया उसमें जो विषय वस्तु होती है बताना है इसको किस क्रम में विकसित करना चाहिए, अभ्यास के क्रम में, तार्किक क्रम में, समस्यात्मक क्रम में या फिर इन सभी में।
तो मेरे भाई ये जो क्वेश्चन है भैया 3-4 एग्जाम में पूछा गया है और यहां पर जो करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है तार्किक क्रम में विकसित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई अभ्यास का क्रम तथा समस्यात्मक क्रम विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण के बाद की समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ ही चला जाएगा। मुझे उम्मीद है भाई आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।